हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे कि हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को, और आप लोगों को आप लोगों से मैंने प्रॉमिस किया था कि हम जो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो करेंगे हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। और मैंने आपको बताया था कि मैं कोशिश करूंगा कि जो हमारे पास सेकंड लॉ और थर्ड लॉ दोनों को एक ही लेक्चर में डिस्कस किया जाए, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है और अच्छी तरह से क्लियर हो सके। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को, और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हमने डिटेल में डिस्कस किया था इससे प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो सबसे पहले जाकर वो लेक्चर देख लें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो तीनों लॉज की रिगार्डिंग जो है वो क्लियर हो जाए। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को इन डिटेल, एंड दूसरा हम डिस्कस करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को डिटेल में। और ये जो हम दोनों लॉज है ये इस तरह पढ़ेंगे कि अगर इससे रिलेटेड आपसे कोई भी एमसीक्यूज, कोई भी क्वेश्चन आपसे कोई भी पूछे तो आप इसके केपेबल हो सको, इसके आंसर, इसके एक्सप्लेनेशन देने के। तो इस तरह हम जो है कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे। तो मोस्टली क्या होता है, हमारे पास फिज़िक्स जो है वो डिफ़िकल्ट बिल्कुल नहीं होती। मैं कभी ये मान ही नहीं सकता कि हमारे पास फिज़िक्स डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, लेकिन हमें जो टीचर पढ़ाते हैं वो इस वे में पढ़ाते हैं, वो इस हाई स्टैंडर्ड पर आकर पढ़ाते हैं, तो हमें कुछ बात जो है वो समझ में नहीं आती। बल्कि हमें जो पढ़ाना चाहिए वो स्टूडेंट की लेवल पर जाकर पढ़ाना चाहिए, तब जाकर स्टूडेंट्स को वो फिज़िक्स का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ आ जाए। ठीक है, तो मैं जो भी लेक्चर इस चैनल पर अपलोड करता हूँ, खुद मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो इसलिए मैं जो भी चीज़ पढ़ाता हूँ वो स्टूडेंट की लेवल पर आके पढ़ाता हूँ, ताकि जो स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से क्लियर हो सके। और मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ, इसलिए मुझे हर चीज़ का पता है कि कौन सी चीज़ में स्टूडेंट को डिफ़िकल्टी फील होती है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि उस चीज़ को मैं जो है और आसान वे में जो है एक्सप्लेन करूं, ताकि स्टूडेंट को उससे रिलेटेड कोई डाउट न रहे। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है, और बहुत सारे हमने लेक्चर अपलोड किए हैं आपके सिंथेटिक्स के सिलेबस से रिगार्डिंग। अगर आप कोई भी लेक्चर देखना चाहते हैं तो इस चैनल पर आपको प्ले लिस्ट में लेक्चर मिल जाएगा। तो आज हम डिस्कस करते हैं अपने पास न्यूटन सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ को, और हम सिंपल वे में जो है एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आप लोगों को A to Z जो है बात उसका सिंपल वे में पता चल सके। सो विदाउट एनी डिले आज हम डिस्कस करते हैं अपना सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ जो हमारे पास मोशन है, इसकी जो हमारे पास डेफिनेशन है, जिसको हम स्टेटमेंट बोलते हैं, ये हमारे पास 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कितनी? 3 पार्ट्स में। अगर हम कोई भी लॉ पढ़ते हैं, चाहे हमारे पास न्यूटन का लॉ हो, चाहे चार्ल्स लॉ हो, चाहे बॉयल्स लॉ हो, चाहे कोई भी लॉ हो, तो जो भी हम लॉ पढ़ते हैं उस लॉ की हमें स्टेटमेंट को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि लॉज की क्या होती है, स्टेटमेंट एक प्रॉपर, एक डेफिनेट, एक कांस्टेंट क्या होती है, स्टेटमेंट होती है। तो उस स्टेटमेंट अगर हमको अच्छी तरह से समझ आ जाती है तो उसका मतलब है कि वो लॉ भी हमें अच्छी तरह से समझ आ गया। तो सबसे पहले इस जो हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, इसकी स्टेटमेंट में हमारे पास क्या पार्ट्स है, 3 क्या है, कंपोनेंट्स है। उन तीनों कंपोनेंट्स को हम एग्जांपल से समझेंगे, ताकि आप लोगों को इस लॉ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ना हो। ठीक हो गया। अब देखें, सबसे पहले स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। कि तो अब फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है कि कोई भी बॉडी है
और वो बॉडी क्या है, रेस्ट में है। कोई भी बॉडी है वो रेस्ट में है, तो जब उस पर हम क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगी, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। क्या होगी, इसकी स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट क्या है कि अब जब किसी भी बॉडी पर अगर हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उसमें क्या प्रोड्यूस होती है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। क्या कि हम जब भी किसी भी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। क्या होगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। फर्स्ट पार्ट हो गया। और दूसरे पार्ट में क्या कहता है, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। एक बॉडी पर हम जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या प्रोड्यूस होती है, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। और वो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होती है, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करेंगे उसी डायरेक्शन में हमारे पास क्या होगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। सपोज करें ये हमारे पास क्या है, दो बॉडीज है, ये हमारे पास बॉडी ए है और ये हमारे पास बॉडी बी है। अब देखिए ये हमारे पास बॉडी है, इस पर हम क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। और फोर्स हम किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, राइट वर्ड। किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, हम राइट वर्ड इस पर क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो उसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, राइट वर्ड होगी, क्योंकि ये हमें स्टेटमेंट में बताया गया है कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करेंगे उसी डायरेक्शन में हमारे पास क्या होगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। ठीक हो गया। और ये हमारे पास बॉडी बी है। अब इस पर हम एक्सेलरेशन जो अप्लाई कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। जो हमारे पास फोर्स अप्लाई कर रहे हैं कहाँ कर रहे हैं, डाउनवर्ड। तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कैसे होगी, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो इसकी दो पार्ट्स हो गए। एक पार्ट हमारे पास क्या बताया कि जब हम किसी भी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या प्रोड्यूस होती है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। और वो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होती है, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो हमारे पास दो पार्ट हो गए। When a force is applied on a body, it produces an acceleration in the direction of applied force. क्या होती है, अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में हमारे पास क्या होगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। ठीक हो गया। और तीसरे पार्ट में क्या कह रहा है, whose magnitude is directly proportional to the force and inversely proportional to the mass of body. और जो भी हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी कि हम किसी भी बॉडी पर अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं और फोर्स अप्लाई करने से हमारे पास बॉडी में क्या होती है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। और वो एक्सेलरेशन क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फोर्स के मैग्नीट्यूड के। क्या कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन किसकी होगी, फोर्स के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, मास। जितना उस बॉडी पर हम ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी उस बॉडी में क्या होगी, ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। क्या होगी, ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। और जितनी बॉडी का मास ज़्यादा होगा उतनी बॉडी में कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो ये तीसरे पार्ट में हमें बस यही बता रहा है कि whose magnitude is directly proportional to the force and inversely proportional to the mass of the body। कि उस एक्सेलरेशन का हमारे पास क्या होगा, जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, फोर्स के होगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमारे पास किसके होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमारे पास मास के होगा। यहाँ पर मैंने दो एग्जाम्पल लिए। सपोज कर लें ये हमारे पास एक बॉडी है ए और ये हमारे पास बॉडी है बी। और इस ए बॉडी का हमारे पास मास कितना है, ए बॉडी का हमारे पास मास है 5 kg। और बॉडी जो हमारे पास बी है इसका हमारे पास, सपोज कर ले हमारे पास बॉडी क्या है, ये हमारे पास बॉडी ए है और ये हमारे पास बॉडी बी है। ठीक हो गया। तो बॉडी ए का हमारे पास मास कितना है 5 kg और बॉडी बी का मास कितना है 5 kg। और इस पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 10 न्यूटन और इस पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं कितना, 50 न्यूटन। तो अब बताएं किस बॉडी में हमारे पास एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, क्योंकि इन दोनों बॉडीज़ का जो मास है हमारे पास वो क्या है, सेम है। तो इसमें डेफिनेट गाल है, जाहिर सी गाल है कि जिस बॉडी पर हम फोर्स
ज़्यादा अप्लाई करेंगे उस बॉडी में एक्सेलरेशन भी क्या होगी, ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो इसका मतलब ये है कि बॉडी बी की हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। एक्सेलरेशन बॉडी बी की ज़्यादा होगी क्योंकि उस पर हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं, हमारे पास 50 न्यूटन कर रहे हैं, और बॉडी ए पर हम फोर्स कितना अप्लाई कर रहे हैं, 10 न्यूटन जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो बॉडी बी का हमारे पास एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा क्योंकि हम बॉडी बी पे फोर्स ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं, तो इस वजह से बॉडी बी का एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतनी ही बॉडी में ज़्यादा क्या होगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। जितना आप बॉडी पे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी बॉडी में ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। ठीक हो गया। और दूसरा मैंने एग्जाम्पल लिया है, एक हमारे पास बॉडी है ए, सपोज कर लें इस बॉडी को हम कहते हैं ए, और ये हमारे पास बॉडी है बी। ठीक हो गया। तो हमारे पास बॉडी ए का जो हमारे पास मास है ऑर्गेन कितना है, 5 kg है, और बॉडी हमारे पास बी है, इसका हमारे पास मास कितना है, 10 kg। कितना है, 10 kg है। और बॉडी ए पे जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं कितना कर रहे हैं, 10 न्यूटन, और बॉडी बी पर हम फोर्स अगेन कितना अप्लाई कर रहे हैं, 10 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं। अब मुझे बताएं किस बॉडी में एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, किस बॉडी में एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। डेफिनेट सी गाल है, जाहिर सी गाल है कि जिस बॉडी का मास कम होगा उसमें एक्सेलरेशन क्या प्रोड्यूस होगी, ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। जिस बॉडी का मास कम होगा उसमें एक्सेलरेशन क्या प्रोड्यूस होगी, ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास एक्सेलरेशन है ये क्या है, मास से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना बॉडी का मास ज़्यादा होगा उतनी उस बॉडी में एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी, और जितना बॉडी का मास कम होगा उतनी बॉडी में एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। आई होप ये आपको स्टेटमेंट अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब हम इसका मैथमेटिकल रिलेशनशिप देखते हैं क्या है। अब देखें, ये आप लोगों को मैंने बात बताई कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे, फोर्स से। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक हो गया। और हमारे पास एक्सेलरेशन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके साथ, मास के साथ। ये हमारे पास रिलेशन नंबर 2 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे बाय कंबाइनिंग बोथ इक्वेशंस। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन करेंगे तो अब देखें हमारे पास क्या आता है। देखें हमारे पास एक्सेलरेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ है, मास के साथ हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और हमारे पास फोर्स के, हमारे पास मास के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब जब इसको हम प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हम रिमूव करेंगे तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट पुट करेंगे। क्या करेंगे, एक कांस्टेंट पुट करेंगे। तो a इक्वल टू के एफ डिवाइडेड बाय एम, और इस कांस्टेंट की हमारे पास वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इस कांस्टेंट k की हमारे पास वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या k क्या है, एक कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। जो अब कांस्टेंट की वैल्यू 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। कि एक्सेलरेशन जो हमारे पास है वो क्या है, फोर्स के साथ जो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और हमारे पास मास के साथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक हो गया। अब देखें जब हम फोर्स को इस साइड ले आएंगे तो हमारे पास ये फार्मूला बन गया F इक्वल टू ma। और ये जो हमारे पास है ये हमारे पास फिजिक्स का एक फंडामेंटल, एक बेसिक फार्मूला है। यहीं से जो है बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट बनते हैं। तो ये जो हमारे पास फोर्स का फार्मूला है ये आपको याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे पास फिजिक्स का एक फंडामेंटल फार्मूला है जो आप हर क्लास में पढ़ोगे। ठीक हो गया। अब देखें हमें यहाँ बता रहा है कि एफ हमारे पास क्या है, F इक्वल टू ma। तो यहाँ पर हमें एक फोर्स की और डेफिनेशन मिल रही है, वो क्या कि द फोर्स द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। कि हमारे पास जो फोर्स है, हमारे पास जो फोर्स है वो क्या है, प्रोडक्ट है किसका, मास एंड एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट है। क्या है कि हमारे पास जो फोर्स है वो एक प्रोडक्ट है किसका, मास का और एक्सेलरेशन का क्या है, हमारे पास
प्रोडक्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। और इसका हमारे पास यूनिट क्या हो जाएगा फोर्स का। अब देखें फोर्स का हमारे पास ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा। अब देखें मास का हमारे पास क्या है, केजी, और एक्सेलरेशन का हमारे पास क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो गया फोर्स का बेसिक फार्मूला। और ये जो फार्मूला हमारे पास ये बराबर होता है किसके, न्यूटन के। जो न्यूटन हमारे पास एक साइंटिस्ट के नाम पर यूनिट है। तो हमारे पास केजी एम सेकंड माइनस इनवर्स, ये हमारे पास क्या है, बराबर है किसके, न्यूटन के। किसके बराबर है, न्यूटन की। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फार्मूला। तो ये हमारे पास जो है इन दोनों कॉलम से में जो डिस्क्रिप्शन है, ये हमारे पास है सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। किसके बारे में, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि हमें थर्ड लॉ में न्यूटन साहब क्या बताता है। अब देखें न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब देखिए न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट क्या है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कि आप जो भी एक्शन करोगे, क्या करोगे, आप जो भी एक्शन करोगे उसके अपोजिट, उसके मैग्नीट्यूड में इक्वल, उसके अपोजिट उसका रिएक्शन होगा। सपोज कर ले मेरे पास क्या एक बाल है, क्या है, एक मेरे पास एक बाल है। तो ये बाल में अगर बहुत हाई वेलोसिटी के साथ थ्रो करता हूं और उस दीवार से टकराता हूं, तो जितनी मैं फोर्स के साथ इसको, उस दीवार को हिट करूंगा, तो रिटर्न में वो फोर्स उतनी फोर्स के साथ मुझे वो बाल को बैक सेंड करेगी। जितने फोर्स के साथ मैं थ्रो करूंगा वो उतने फोर्स के साथ मेरी तरफ वापस आएगा। तो मेरा जितना रिएक्शन था उतना ही उस दीवार ने मुझ पर क्या किया, एक्शन किया। मैंने जितना उस दीवार पे रिएक्शन किया उतना ही उस दीवार ने मुझ पर क्या किया, रिएक्शन किया। तो ये हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ऑल अबाउट एक्शन एंड रिएक्शन, कि हमारे पास हम किसी भी चीज़ पर जितना ज़्यादा एक्शन करेंगे, जितने फोर्स के साथ एक्शन करेंगे उतना ही हमें रिटर्न में क्या मिलेगा, रिएक्शन मिलेगा। तो इसी को ही हम कहते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि हर एक्शन का अपोजिट रिएक्शन जरूर होगा। ठीक हो गया। अब देखिए यहां पर हमारे पास क्या है, एक्शन भी हमारे पास क्या है, एक फोर्स है, और रिएक्शन भी हमारे पास है क्या है, फोर्स है। क्या, हमारे पास एक्शन भी एक फोर्स है और रिएक्शन भी एक हमारे पास फोर्स है। मैंने जितना जोर से उस दीवार पर एक्शन किया तो रिटर्न में वो दीवार उतना ही जोर से मुझ पर क्या करेगी, रिएक्शन करेगी। तो अब देखते हैं हमारे पास एक्शन की क्या डेफिनेशन होती है। इन एक्शन इज अ फोर्स व्हेन एक्सर्टेड बाय फर्स्ट बॉडी ऑन टू द सेकेंड बॉडी। क्या, कि हमारे पास एक्शन क्या है, एक्शन हमारे पास एक फोर्स है। क्या है, एक फोर्स है जो फर्स्ट बॉडी एग्जर्ट करती है ऑन सेकेंड बॉडी। क्या, सपोज कर ले ये हमारे पास क्या, फर्स्ट बॉडी। अगर मैं इस मार्कर को क्या करता हूं, हिट करता हूं जोर से, क्या करता हूं, हिट करता हूं, तो अब इस मार्कर का हमारे पास क्या है, इस मार्कर का क्या एक्शन है, और जो इस पर सेकंड बॉडी पर क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। इस मार्कर का क्या एक्शन है जो सेकंड बॉडी पर अप्लाई हो रहा है। तो वही डेफिनेशन बता रहा है, इन एक्शन इज अ फोर्स व्हेन एक्सर्टेड बाय फर्स्ट बॉडी ऑन टू द सेकंड बॉडी। कि एक्शन हमारे पास क्या है, एक फोर्स है जो फर्स्ट बॉडी एग्जर्ट करती है ऑन सेकंड बॉडी, फर्स्ट बॉडी एग्जर्ट करती है ऑन सेकंड बॉडी। ठीक हो गया। और रिएक्शन भी हमारे पास क्या, फोर्स है जो सेकंड बॉडी एग्जर्ट करती है ऑन फर्स्ट बॉडी। अगर मैं इस मार्कर से इस मार्कर को हिट करता हूं तो ये मार्कर भी इस मार्कर को क्या कर रहा है, हिट कर रहा है। रिएक्शन में जो हमारे पास रिएक्शन अप्लाई कर रहा है, तो ये रिएक्शन भी क्या है हमारे पास, रिएक्शन भी हमारे पास क्या है, फोर्स है। रिएक्शन is also a force when exerted by second body onto the first body। कि हमारे पास जो रिएक्शन है वो भी हमारे पास क्या है, एक फोर्स है जो फर्स्ट बॉडी एग्जर्ट करती है ऑन सेकंड बॉडी। अगर मैं दीवार को, अगर मैं बाल हिट करता हूं तो वो बाल जो दीवार है वो बेग क्या करेगी, जो हमारे पास बॉल पर भी क्या करेगी, फोर्स एग्जर्ट करेगी। तो उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, उस फोर्स को हम बोलेंगे रिएक्शन। और एक्शन एंड रिएक्शन का जो हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है वो ऑलवेज इक्वल होता है, लेकिन इनकी डायरेक्शन जो है वो क्या होती है, अपोजिट होती है। अगर हम
एक्शन इस डायरेक्शन में कर रहे हैं तो हमारे पास रिएक्शन इस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट में, लेकिन इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा। और मैंने यहाँ पर एक और पॉइंट लिखी है जो बहुत ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी, कि हमारे पास जो एक्शन और रिएक्शन ये कभी भी एक बॉडी पर जो हमारे पास एक्ट नहीं करते, ये दोनों डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट करते हैं। अगर मैं बॉल थ्रो करता हूँ तो हमारे पास जो रिएक्शन है वो किस पर होगा, दीवार पर होगा। किस पर होगा, एक्शन हमारे पास दीवार पर होगा और जो हमारे पास रिएक्शन होगा वो किस पर होगा, बॉल पर होगा। तो हमारे पास एक्शन और रिएक्शन कभी भी एक बॉडी पर एक्ट नहीं करते। ठीक हो गया। और लास्ट में ये हमारे पास फार्मूला है, तो हमारे पास एफ एक्शन इज इक्वल टू एफ रिएक्शन, और यहाँ पे छोटा सा आप माइनस लगा ले ताकि ये जो शो कर रहा है हमारे पास कि हमारे पास एक्शन और रिएक्शन का मैग्नीट्यूड तो बराबर होता है लेकिन उनकी डायरेक्शन जो है वो क्या होती है, अपोजिट होती है। तो ये हमारे पास आज का कॉन्सेप्ट था जिसमें हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन को डिटेल में डिस्कस किया। अगर अभी तक आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट में जो हमारे पास पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई भी टॉपिक समझना है और उस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, वो टॉपिक आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है तो भी आप कमेंट में बता सकते हैं ताकि वो आपके साथ सिंपल वे में डिस्कस किया जाए। और लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगा, ये आपका चैनल है पीके फिजिक्स वाला, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जो है इसको एक्सपेंड करें ताकि जो ये चैनल जल्द से जल्द ग्रो कर सके। थैंक यू।